कक्षा 11वीं विषय भौतिक शास्त्र अध्याय 6 कणों के निकाय एवं घूर्णी गति। इसमें आज हम 3 अंकों के प्रश्नों की बात करते हैं। इसके पहले आपको और भी किसी चैप्टर में समस्या है तो सभी चैप्टर के वीडियो बने हुए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उससे आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न इसका देख लेते हैं। लोटनिक गति किसे कहते हैं? लोटनिक गति करते पिंड की संपूर्ण गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले समझते हैं लोटनिक गति क्या होती है। घूर्णन गति तथा स्थानांतरण गति के संयोजन को लोटनिक गति कहते हैं। जैसे यहाँ चित्र बना हुआ है तो ये बाल मान के चलिए घूमती भी है और साथ साथ आगे भी बढ़ती है। इस तरह से आगे भी बढ़ती जाएगी। तो जब घूमती है तो जिस वेग से घूमती है उसे कोणीय वेग कहते हैं और जिस वेग से आगे बढ़ती है उसे रेखीय वेग कहते हैं। तो जो रेखीय वेग होता है वो द्रव्यमान केंद्र के कण का माना जाता है, सेंटर ऑफ मास का रेखीय वेग माना जाता है। तो चलिए अब इसको समझते हैं आगे क्या है इसमें। माना एक डिस्क का मतलब ये चकत्ती है, चपटी सी कोई चीज़ है, लोटनिक गति करती है जिसकी त्रिज्या r है। तो यहाँ पर मान लेते हैं इसकी त्रिज्या कितनी हो गई r, इसको इसमें त्रिज्या भी दर्शा सकते हैं। द्रव्यमान केंद्र का वेग कितना है v/cm है और इसका कोणीय वेग कितना है ओमेगा है। तो स्थानांतरी गति में गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है k बराबर 1/2 mv² होता है। तो यही सूत्र हम लिख दिए हैं, k बराबर 1/2 mv², बस v के नीचे cm लिख दिए हैं। इसका मतलब द्रव्यमान केंद्र के कण का वेग है ये। इसके बाद घूर्णी गतिज ऊर्जा, तो घूर्णी गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है k2 बराबर 1/2 I ओमेगा² होता है। तो इस तरह से दोनों गतिज ऊर्जा हम लिख लेंगे, स्थानांतरी गति में गतिज ऊर्जा और घूर्णी गति में गतिज ऊर्जा। अब क्या करना है, दोनों गतिज ऊर्जाओं को हम जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा k1 और प्लस हो गया k2। तो यहाँ पर देखते होंगे जो k1 का मान है, ये k1 का मान हम यहाँ पर उठा करके रख दिए हैं इस तरह से, और इसके बाद इसी तरह से k2 का मान, ये वाला मान यहाँ पर रख दिए हैं। अब यहाँ पर हम आगे के स्टेप में देखते हैं, 1/2 mv², ये तो सब लिखा ही हुआ है, प्लस 1/2 यहाँ पर जो I है, तो जो I का सूत्र होता है वो होता है mk², जहाँ पर k जो है विघूर्णन त्रिज्या कहलाती है, तो I mk² लिख दिए। अब इसके बाद जो ओमेगा का मान होता है, तो यदि हम इसको रेखीय वेग में लिखेंगे तो ओमेगा = v/r होता है, रेखीय वेग के साथ संबंध होता है ये इस तरह से। वैसे v होता है ये ओमेगा r, तो ओमेगा क्या हो जाएगा v/r। इस तरह से यहाँ पर r लिखें। अब ये सेंटर ऑफ मास का है, द्रव्यमान केंद्र का, इसलिए cm लगा दिए हैं इस तरह से। तो यहाँ पर ओमेगा की जगह पर ये मान रख दिए ओमेगा का मान, और यहाँ पर I की जगह पर I का मान रख दिए क्या mk²। अब हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे। तो देखिए 1/2 दोनों में है, फिर m है, m दोनों में है, यहाँ पर v² है, ये भी v² दोनों में है। तो इनको बाहर निकालेंगे तो देखिए क्या क्या बचेगा। यहाँ से तो पूरा ही निकल गया, तो इसकी जगह पर क्या बचेगा 1। अब यहाँ से ये निकल गया और यहाँ पर ये भी निकल गया है, ये भी निकल गया है। तो बचा क्या है k² और अपान में बचा ये स्क्वायर लगा है तो r²। इस तरह से ये लोटनी गतिज ऊर्जा का सूत्र हो जाएगा। इसके बाद हम दूसरा प्रश्न देखते हैं, कोणीय संवेग एवं बल आघूर्ण में संबंध। तो यहाँ पर देख लेते हैं कोणीय संवेग और बल आघूर्ण में संबंध। ये कभी कभी सीधे ऐसे आ जाता है कि टाउ बराबर dL/dt। तो टाउ का मतलब यहाँ पर बल आघूर्ण है और यहाँ पर L का मतलब कोणीय संवेग है। तो चलिए यहाँ पर हम जानते हैं जो कोणीय संवेग का सूत्र होता है L वेक्टर बराबर होता है R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर। तो इस तरह से इसका सूत्र लिख लिए। अब ये समय के सापेक्ष हम इसका अवकलन करेंगे, इसका मतलब सब के साथ d/dt लिख देते। तो हमारे पास L तो है ही, ये L है ही, उसके साथ हम क्या लिख दिए हैं d/dt, इधर भी लिख देंगे d/dt। अब यहाँ पर dL/dt रहा आएगा, देख लीजिए इसको हम पूरा उसी तरह से उतार दिए हैं। अब यहाँ पर हम जो है अवकलन का सूत्र लगाए हैं। अवकलन का सूत्र जो गुणे का सूत्र होता है उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, पहले r बाहर रहेगा और ये रहेगा dp/dt, फिर यहाँ प्लस का साइन लगता है और इसके बाद एक बार अब p बाहर रहेगा। जब p बाहर कर देंगे तो अंदर क्या बचेगा dr/dt। तो ये जो है गुणे का सूत्र होता है अवकलन का, इस तरह से हमको गुणा का सूत्र लगा देना है। तो एक बार r बाहर करेंगे तो p अंदर रहेगा, फिर प्लस लगाएंगे, p बाहर करेंगे तो r अंदर रहेगा। अब यहाँ पर हम आगे देखते हैं, इसको तो उधर का वैसे उतार दिए, L की जगह ये R की जगह R रख दिए हैं। और ये जो dp/dt होता है ये F होता है,
क्योंकि जो न्यूटन के नियम होता है, द्वितीय नियम, वो ये कहता है कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। तो इस तरह से dp/dt ये संवेग में परिवर्तन की दर है और ये f के बराबर होगा, तो यहाँ पर हम f लिख दिए। इसके बाद यहाँ पर देखिए प्लस लिख दिए हैं। अब यहाँ पर ये p देखते हैं, तो जो संवेग होता है वो mv होता है, द्रव्यमान गुणे वेग, इसलिए यहाँ पर ये mv लिख दिए हैं। अब यहाँ पर एक और बदले हैं dr/dt, मतलब ये विस्थापन बटे समय है, तो विस्थापन बटे समय क्या होता है, वेग होता है, तो यहाँ वेग लिख दिए। अब देखिए dl/ ये इधर का वैसे लिख दिए हैं। अब r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर, इसका मान टाउ होता है, तो यहाँ टाउ लिख दिए हैं। अब ये मान कहाँ गया, तो ये देख लेते हैं। जब वेक्टर और वेक्टर उसी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास a वेक्टर है और इसी का हम क्रॉस निकालें a वेक्टर, तो ये मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये जीरो होगा तो सब कुछ जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर इतना आ जाएगा। तो इस तरह से कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर बल आघूर्ण के बराबर होती है। तो dl और dt का मतलब हो गया कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर, और इसका मतलब हो गया बल आघूर्ण के बराबर होता है। इस तरह से इसको हमको हल करना है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। कोई बच्चा किसी घूर्णी मंच पर अपनी दोनों भुजाएं फैलाकर खड़ा है। घूर्णी मंच पर को 40 आरपीएम से घूर्णन कराया जाता है। आरपीएम का मतलब होता है राउंड पर मिनट। यदि बच्चा अपने हाथों को सिकोड़ ले तो उसका जड़त्व आघूर्ण 2/5 हो जाता है। तो इस स्थिति में उसकी कोणीय चाल कितनी होगी। तो यहाँ पर मान सकते हैं कि ये बच्चा हो गया, ये इस तरह से वो अपना शुरू में हाथ फैला करके किसी मेज पर इसी तरह से खड़ा हुआ है और ये मेज क्या हो रही, घूम रही है। यदि इस हाथ को ये ऐसे ऐसे सिकोड़ ले तो इसका जड़त्व आघूर्ण 2/5 हो जाता है। तो कोणीय चाल कितनी होगी, इस तरह का क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पर जो हमको दिया है उसको देख लेते हैं। तो ये दिया ω1, पहली कंडीशन में जो उसकी चाल है कोणीय चाल, वो कितना दिया है, 40 आरपीएम। तो ये हम 40 आरपीएम लिख लिए हैं। फिर इसका जो जड़त्व आघूर्ण दिया है तो पहले का 2/5 हो जाता है, तो दूसरा जो जड़त्व आघूर्ण है वो 2/5 हो गया किसका, पहले का। तो इस तरह से हम इसको लिख लेंगे। अब हम जानते हैं कोणीय संवेग के संरक्षण के नियम से I1 ω1 बराबर हो जाएगा I2 ω2। तो यहाँ पर अब हम मान रख देंगे, I1 की जगह I1 ही रख दिए। ω1 का मान ये 40 दिया है तो 40 लिख लिए। अब ये I2 का मान जो है ये 2/5 I1 है, तो 2/5 I1 रख लिए। अब यहाँ ω2 है तो ω2 लिख लिए। अब इसमें से देखिए I1 तो कट जाएगा, बाकी हम इसका पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ पर 2/5 है तो 40 × 5/2 हो जाएगा। इधर ω2 बचेगा तो चाहे इधर लिख दें चाहे इधर लिख दें। अब इसका हम भाग कर देंगे तो ये 40 में 2 का भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20, और 20 में 5 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 100 आरपीएम। तो इसका मतलब ये है कि यदि अपनी बाहों को वो सिकोड़ लेगा तो कोणीय चाल उसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि जड़त्व आघूर्ण घट जाता है। इस तरह से आपको करना है। चलिए अब इसका चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 किलोग्राम द्रव्यमान और 0.25 मीटर त्रिज्या का कोई ठोस बेलन 100 रेडियन प्रति सेकंड की कोणीय चाल से घूर्णन कर रहा है। तो बेलन के घूर्णन गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर m का मान कितना है, 20 किलोग्राम, ये द्रव्यमान है, इसको हम लिख लिए। फिर यहाँ पर जो त्रिज्या है ये देख लीजिए, उसकी त्रिज्या कितनी है, 0.25, तो ये लिख दिए। और यहाँ पर ये जो 100 रेडियन प्रति सेकंड दिया है ये उसकी कोणीय चाल दिया है, तो ये लिख दिए। इसके बाद हमसे क्या पूछ रहा है कि यहाँ पर हमको बेलन के घूर्णन की गतिज ऊर्जा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसका जड़त्व आघूर्ण निकालेंगे। तो बेलन के जड़त्व आघूर्ण का सूत्र ये होता है I बराबर 1/2 mr², ये सूत्र ही होता है। तो ये सूत्र लिख लिए। 1/2 की जगह 1/2 लिख दिए, m की जगह पर m का मान रख दिए, ये देख लिए 20 है। फिर यहाँ r का मान 0.5 है तो 0.5 लिख लिए, इसमें स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए। अब इसके बाद हम इसको हल कर देंगे। तो 2 में 10 का गुणा कर देंगे, 20 में 2 का भाग कर देंगे तो 10 आ जाएगा, और इसमें भाग गुणा करेंगे तो 0.625 ऐसे आ जाएगा। यदि हम इसका वर्ग कर देंगे दो इसका ऐसा 25 का, तो ये 0.0625 आएगा, क्योंकि जब 2 बार गुणा करेंगे तो 4 अंक दशमलव रहेगा। तो इस तरह से आ जाएगा। फिर 10 का गुणा करेंगे तो दशमलव यहाँ लग जाएगा, तो इतना उसका क्या हो गया, I हो गया। अब हमको घूर्णी गतिज ऊर्जा निकालना है। तो घूर्णी गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है K बराबर 1/2 I ω²।
तो 1/2 लिख दिए। ये आई का मान जो यहाँ पास आया है ये आई का मान रख दिए। इसके बाद यहाँ पर ओमेगा है, ओमेगा का मान 100 है तो ये 100 लिख दिए। अब इसमें यहाँ पर गुणा कर देंगे तो और गुणा करने के बाद हल करेंगे तो 3125 जूल आ जाएगा मान। इस तरह से हमको इसको करना है। चलिए इसका 5वां प्रश्न देख लेते हैं। पाने की सहायता से नट का खोलना आसान होता है, इसको हमको स्पष्ट करना है। तो इस स्थिति में बल की क्रिया रेखा की अक्ष से लंबवत दूरी बढ़ जाती है, जिससे बल आघूर्ण का मान बढ़ जाता है और नट को आसानी से घूम जाता है। तो चलिए यहाँ पर समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ये नट है और ये यहाँ पर जो इसको खोल रहा है ये क्या है, पाना है। तो यदि पाने की लंबाई हम ज़्यादा रखेंगे तो बल आघूर्ण का मान ज़्यादा हो जाता है। यदि क्रिया रेखा, इसी को बोलते हैं क्रिया रेखा की लंबाई यदि हम ज़्यादा रखेंगे तो बल आघूर्ण का मान ज़्यादा हो जाएगा, जिससे वो आसानी से घूम जाता है। दूसरा देख लीजिए, साइकिल के पहिए पर स्पोक लगाए जाते हैं, क्यों, इसको समझना है। तो पहिए पर स्पोक्स लगाने से उसका अधिकांश द्रव्यमान उसके सिरे पर केंद्रित हो जाता है, जिससे उसका जड़त्व आघूर्ण अधिक हो जाता है और जड़त्व आघूर्ण अधिक होने से पहिया एक समान रफ्तार से घूमता है, फलस्वरूप झटके नहीं लगते हैं। तो देख लीजिए, जब हम ये पहिया बनाते हैं तो पहिए में बीच वाले भाग में स्पोक लगाए जाते हैं। तो इसके स्पोक लगाने से क्या होता है कि बीच का द्रव्यमान घट जाता है, केवल किनारे पर द्रव्यमान अधिक होता है। यहाँ टायर का द्रव्यमान इधर ज़्यादा हो तो जितना ज़्यादा यहाँ पर द्रव्यमान होगा किनारे पर, उसका जड़त्व आघूर्ण उतना अधिक होगा और वो आसानी से घूमेगा। इसके बाद यहाँ पर तीसरा है, किसी इंजन के साथ भारी पहिया या गति पालक पहिया क्यों लगाया जाता है। तो घूर्णी गति करने वाली मशीनों के शाफ्ट के साथ एक पहिया लगाया जाता है। ये इसी तरह का पहिया लगा होता है, इसी तरह का पहिया लगाया जाता है, जिसका अधिकांश द्रव्यमान परिधि पर होता है। जिसका अधिकांश द्रव्यमान इस किनारे पर रखा जाता है, बीच में खोखला रखा जाता है या कम द्रव्यमान रखा जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, गतिपालक पहिया कहते हैं। इससे क्या हो जाता है, इससे जड़त्व आघूर्ण का मान बढ़ जाता है। जब जड़त्व आघूर्ण का मान बढ़ेगा तो यह अचानक गति कम करने से या अचानक आगे बढ़ाने से ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और धीरे धीरे रुकेगा, जिससे मशीन को नुकसान नहीं होता है। फिर से देख लेते हैं, जड़त्व आघूर्ण का मान यदि बढ़ जाएगा तो जो पहिया है वो धीरे धीरे बंद होगा और धीरे धीरे चालू होगा, जिससे मशीन को नुकसान नहीं होता, इसलिए गतिपालक पहिया लगाया जाता है। इसके बाद हम आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। 6वां प्रश्न देखते हैं। 6वां प्रश्न है, विघूर्णन त्रिज्या किसे कहते हैं, इसका व्यंजक स्थापित करिए। तो विघूर्णन त्रिज्या क्या है उसको देखते हैं। घूर्णन अक्ष से पिंड के द्रव्यमान केंद्र की लंबवत दूरी, जिसके परितः जड़त्व आघूर्ण पिंड के कुल जड़त्व आघूर्ण के बराबर होता है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये कोई घूर्णन अक्ष हो गया, जिसके सहायता से किसी चीज़ को घुमाना, ये घूर्णन अक्ष हो गया। अब यहाँ पर कोई द्रव्यमान केंद्र है, उस पिंड का यहाँ पर द्रव्यमान केंद्र है, तो ये द्रव्यमान केंद्र को हम m मान लेते हैं और ये k मान लिए। इसकी दूरी को विघूर्णन त्रिज्या को k से दर्शाते हैं। तो यही है द्रव्यमान केंद्र की घूर्णन अक्ष से जो लंबवत दूरी होती है उसे ही क्या कहते हैं, विघूर्णन त्रिज्या कहते हैं। कहाँ कहाँ से किसकी दूरी, द्रव्यमान केंद्र से अक्ष से, द्रव्यमान केंद्र से अक्ष तक की लंबवत दूरी क्या कहलाती है, विघूर्णन त्रिज्या कहलाती है। अब यहाँ पर हम जड़त्व आघूर्ण निकालेंगे तो I बराबर क्या हो जाएगा, mk²। अब यहाँ पर हमको k निकालना है तो m का पक्षांतर करेंगे, k का स्क्वायर हटा देंगे तो ये रूट लग जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो I का सूत्र होता है तो हम जानते हैं I बराबर होता है वैसे तो सिग्मा mi r I का स्क्वायर होता है। तो इसी चीज़ को हम यदि तोड़ के लिखेंगे तो m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, इस तरह से डैश डैश mn rn स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन में m है तो m कर लिए हैं। इस तरह से यहाँ पर देख लेते हैं। अब यदि सभी कणों का द्रव्यमान, जितना भी वो पिंड है सभी कणों का द्रव्यमान एक जैसे m1 m2 mn ये सब m हो तो इस m को क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं और ये जो कुल द्रव्यमान है इसको हम mn लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो है m कट जाएगा तो k बराबर √r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा। तो इस तरह विघूर्णन त्रिज्या घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी के वर्ग के माध्य के वर्गमूल के बराबर होती है। तो चलिए अब इसको पढ़ लेते हैं। ये है विघूर्णन त्रिज्या, फिर ये अक्ष से लंबवत दूरी के वर्गमूल के माध्य के बराबर होती है। तो यहाँ पर इस तरह से हमको पढ़ना, फिर से देख लीजिए। k का नाम लेना विघूर्णन त्रिज्या, r का नाम लेना है लंबवत अक्ष से लंबवत दूरी, फिर यहाँ पर ये हो जाएगा वर्ग, फिर ये n बटे में n लिखा है तो ये हो जाएगा माध्य,
के वर्गमूल, ये वर्गमूल लगे तो वर्गमूल के बराबर होता है। इस तरह से भी घूर्णन त्रिज्या को हम बता सकते हैं। इसके बाद चलिए इसका 7वां प्रश्न देख लेते हैं। तो 7वां प्रश्न है बल आघूर्ण किसे कहते हैं, इसका मान कब अधिकतम और कब न्यूनतम होता है। तो बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं, या कह सकते हैं कि वह बल जो किसी चीज़ को घुमा सकता है किसी अक्ष के परितः। मान लीजिए यहाँ पर कोई रस्सी से पत्थर बंधा है, इस पत्थर को हम ऐसे ऐसे घुमाते हैं तो इसको घुमाने में जो बल लगता है उसे ही बल आघूर्ण कहते हैं। तो सीधे सीधे कह सकते हैं कि यदि किसी वस्तु को किसी अक्ष के परितः घुमाया जाए तो उस पर लगने वाले बल को बल आघूर्ण कहा जाता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, ये चित्र बना हुआ है तो ये इसका अक्ष हो गया और यहाँ से किसी वस्तु को ऐसे करके हम बल लगा करके घुमा रहे हैं, तो इस तरह से ये चित्र बनेगा। अब बल आघूर्ण बराबर होता है बल और गुणे अक्ष से क्रिया रेखा की लंबवत दूरी। तो माना किसी वस्तु के P बिंदु पर बल लगाया जाता है, तो देख लीजिए किसी वस्तु है यहाँ पर P बिंदु पर, यहाँ पर क्या लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, जिसकी स्थिति मूल बिंदु से R है और इसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी है, R है, ये लिखा हुआ है। तो बल आघूर्ण बराबर टाउ, ये बल आघूर्ण को किससे लिखते हैं, टाउ से, बल को किससे लिखते हैं, F से, और ये अक्ष से क्रिया रेखा की दूरी। तो यहाँ पर अक्ष से क्रिया रेखा की दूरी, तो जहाँ पर यहाँ पर कोण थीटा बना है, थीटा के सामने वाला ये लंब कहलाएगा, लंबवत दूरी को ही हम अक्ष से दूरी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, OQ। अब इसके बाद त्रिभुज OPQ में देख लेते हैं, त्रिभुज OPQ मिल गया होगा, ये आपको देखिए O और ये P और ये हो गया Q और यहाँ पर बना है थीटा, ऐसा। तो यहाँ पर यदि हम साइन थीटा निकालें तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो इसमें लंब ये है OQ, तो ये मैं लिख दिया लंब, और कर्ण क्या है, ये OP है, तो यहाँ कर्ण लिख दिया OP। अगले स्टेप में देखिए OQ की जगह OQ लिख दिए, लेकिन यहाँ OP का मान कितना है, R, तो इसकी जगह पर R लिख दिए। अब यहाँ पर R का पक्षांतर करेंगे तो R साइन थीटा आ जाएगा, यहाँ OQ आ जाएगा। अब इसके मान को रखते हैं, तो देख लीजिए यहाँ पर मान रखे हैं, तो टाउ की जगह टाउ रख दिए हैं, F की जगह पर F रख दिए हैं। अब यहाँ पर OQ लिखा है, तो OQ का मान देख लीजिए, OQ का मान कितना है, R साइन थीटा, तो OQ की जगह R साइन थीटा लिख दिए हैं। तो इस तरह से ये आ गया है। अब इसका वेक्टर फॉर्म लिखेंगे, तो यदि साइन हटता है तो क्रॉस लग जाता है। जैसे समझिए A वेक्टर और क्रॉस हमारे पास B वेक्टर हो, तो इसका मान क्या हो जाता है, AB साइन थीटा, इस तरह से मान आ जाता है। अब यदि हमारे पास AB साइन थीटा हो तो हम क्या लिख सकते हैं, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। इसी तरह से यहाँ साइन थीटा हटाएंगे तो इन सभी में वेक्टर लग जाएगा। अब इसका मान कब अधिकतम और कब न्यूनतम होता है तो देख लेते हैं। तो इस सूत्र में यदि थीटा की जगह हम 0 लिखें, अर्थात बल समांतर हो, क्रिया रेखा के समांतर हो बल, तो टाउ का मान न्यूनतम हो जाएगा, क्योंकि साइन 0 का मान क्या हो जाता है, 0। इसके बाद यदि थीटा की जगह पर 90 रखें, माने बल और क्रिया रेखा लंबवत हो, तब यहाँ पर इसका मान अधिकतम होता है, क्योंकि साइन 90 का मान 1 होता है। तो टाउ बराबर क्या बचेगा, R इंटू F। इसके बाद हम आ जाते हैं 8वें प्रश्न में। तो चलिए 8वां प्रश्न देखते हैं, इस तरह से है, बल आघूर्ण की गणना कीजिए जबकि कण पर लगाया गया बल इतना है, F वेक्टर बराबर 7i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, एवं कण की स्थिति जो है R वेक्टर बराबर i कैप माइनस j कैप और k कैप है। तो चलिए यहाँ पर बल आघूर्ण का सूत्र ये होता है टाउ वेक्टर बराबर R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर। तो यहाँ पर मैं R का मान रख दिया हूँ, इसके बाद किसका मान रख दिया हूँ, ये J का मान रख दिया हूँ, ये F का मान रख दिया हूँ। या आगे पीछे कर सकते हैं, जैसा चाहे वैसा लिखने, या सीधा भी कर सकते हैं। अब देखिए इसको हल करने का क्या तरीका है, कैसे इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमको ये एक बार खींचना है, इसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर ये खींच दिए, फिर पहला काम I लिखना है, J लिखना है, K लिखना है, ये ऐसे लिखते जाते हैं। इसके बाद इसका मान देख लेते हैं, तो ये जो है इसका मान रखते हैं। जैसे I के साथ कुछ नहीं है तो उसका मान कितना हो गया, 1। फिर यहाँ पर J का मान यहाँ पर माइनस लिखा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, -1। और K के सामने भी कोई संख्या नहीं लिखा, तो इसका मान 1 है। माने इसके जो सामने संख्या होगी वो चीज़ हमको लिखना है। इसके बाद दूसरा में इसका मान देखते हैं, I के नीचे I का मान रख देंगे, कितना हो गया, 7। J के नीचे J का मान जो इसमें 3 है, तो यहाँ पर क्या हो गया, 3। फिर K के नीचे K का मान -5 है, तो यहाँ पर क्या रख दिए, -5। इस तरह से इसके भीतर ये मान रखना है। मान रखने के बाद अब हमको क्या देखना है कि यहाँ पर जो I वाली लाइन है इसको हम नहीं देखेंगे ऐसा,
इस तरह से हम नहीं देखेंगे। अब हमारे पास इसको छोड़ने के बाद जो ये बचा है तो हम ऐसे -1 में 5 का गुणा कर देंगे ऐसा। -1 का गुणा किससे होगा 5, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पर कितना आ गया 5। फिर यहाँ पर 1 का ये 3 का गुणा किससे होगा 1 से होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, बीच में माइनस का चिन्ह लगता है तो -3। और ये आई वाले का है तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं आई लिख देते हैं। इस तरह से हमको क्रॉस निकालना है। इसके बाद हम दूसरा हिस्सा जे का देखते हैं। इसका मतलब हम ये वाला हिस्सा पूरा का पूरा छोड़ देंगे। अब हमको यहाँ पर फिर से क्रॉस करना है, तो अब क्रॉस करना है तो हमको देखना है किसके किसके, जैसे 1 का गुणा अब किससे होगा -5 से, तो ये हो जाएगा क्या -5। फिर ये 7 का गुणा किससे होगा 1 से, तो बीच में माइनस लगता है, 7 1 कम 7 हो गया। अब जे को करे हैं तो ये जो हो गया, और इसके सामने जे के साथ हमेशा क्या लगता है माइनस लगता है, ये लिख देना है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जब लास्ट वाला करेंगे के वाला, तो इसको हम ढक लेंगे इस तरह से। अब जो बचा इसका गुणा करना, 1 में 3 का गुणा करेंगे तो 1 3 3, 7 में 1 का गुणा करेंगे तो -7, और बीच में तो माइनस रखते ना है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +7 हो जाएगा। इस तरह से इसको हल करना है। अब 5 में 3 घटाए तो ये 2 आ गया, आई कैप है तो यहाँ आई कैप लिख दिए। -7 और -5 जोड़ेंगे तो -12, फिर माइनस इधर भी है तो ये हो जाएगा +12, और जे लिखें तो जे आ गया। अब ये 7 3 10 के आ गया, तो इस तरह से ये है। तो ये 3 अंक के प्रश्न पूरे हो गए। अगले वीडियो में 4 अंक के प्रश्न देखेंगे। इनको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और सारे वीडियो देखिए बिना स्किप किए। थैंक यू।